हेलो, नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं। आज 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और हम उसमें हुए शहीद व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हैं, कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की नींव कैसे रखी ये जान लेते हैं। तो 1919 में सर सिडनी एक्ट रॉलेक्ट के नाम पर एक एक्ट लागू किया गया जिसे नाम दे दिया रॉलेक्ट एक्ट। इसमें एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें 3 कानून पास किए गए कि बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी, बिना किसी वारंट के तलाशी और बंदी प्रत्यक्षीकरण का रद्द करना, ये कानून इसमें लागू किए गए। और इसमें कहा गया कि इसके जो 2 नेता थे पंजाब के जो इसका विरोध कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा है सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध कर रहे थे, तो उन्हें 9 अप्रैल 1919 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पंजाब से बाहर भेज दिया जाता है। तो इसी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 में एक निर्णय लिया जाता है कि इन्हें छुड़ाने के लिए, और जो 10 अप्रैल को गोली चलाई गई थी सत्याग्रहों पर, उनके विरोध के लिए एक सभा बुलाई जाती है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग के अंदर। तो जब इसमें अहिंसा बढ़ जाती है, किसमें बढ़ जाती है, तो जब ये मीटिंग कर रहे हैं 10 अप्रैल 1919 को, तो इसकी जो देखरेख थी वह आर डायर के देख में थी। और आर डायर ने घोषणा कर दी कि बिना किसी पास के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति, ना ही 3 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं या सभा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल पास कर दिया जाता है आर डायर के द्वारा। तो 13 अप्रैल को बिना बताए हुए 1919 में वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू और 10 अप्रैल को चलाई गई गोली प्रदर्शनकारियों पर, उनका विरोध करने के लिए मीटिंग हो जाती है, बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर प्रसिद्ध नेता होते हैं, वो उनसे इसका विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन इस मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हरि सिंह। इस मीटिंग से बाहर निकलकर आर डायर के पास जाते हैं और कहते हैं कि लोग इसमें एकत्रित हुए हैं हथियारों के साथ। ओ डायर को निर्देश देते हैं कि इनकी सभा को तितर-बितर किया जाए। तो जैसे ही ओ डायर अपनी सेना को लेकर या सिपाहियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें बिना किसी बताए हुए उन पर गोलियाँ चला दी जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं जलियांवाले बाग की। ये घटना इस प्रकार घटी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में आयोजित एक शांतिपूर्वक बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध कर रहे थे।
और तथा रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लगभग 10,000 पुरुष, महिला और बच्चे की भीड़ जमा हो जाती है। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर वहां की सभा को घेर लेते हैं। वहां से बाहर जाने के एकमात्र मार्ग को बंद कर दिया जाता है और सिपाहियों के द्वारा वहां पर बैठे हुए पुरुष, महिला और बच्चों पर, निहत्तों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें गोली जब तक चलाई जाती हैं जब तक गोलियां ख़त्म ना हो जाएं। और इसमें लगभग 1,000 लोग मरते हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े के अनुसार 389 लोगों की मृत्यु इसमें होती है। अब बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट क्या था और जब जलियांवाला बाग हो जाता है तो क्या क्या घटना घटती हैं, हम सब जानेंगे आज। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहें। रॉलेट एक्ट को 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और इनके नाम पर उनका नाम रॉलेट एक्ट रख दिया। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के पास शक्ति थी कि वह बिना किसी ट्रायल चलाए किसी भी जिस पर शक हो उसे गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 मशहूर नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए और कई रैलियां भी निकाली गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। रेजिनाल्ड डायर और सार्वजनिक सभाओं को, रैलियों को रोक लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। वे डायर इसे अपना विरोध समझते हैं और डायर को वहाँ पर भेज देते हैं। अब बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटी। भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसमें सार्वजनिक झंडे और अन्य अपमान शामिल थे। इस घटना पर खबर सुनकर भारतीयों में नाराज़गी बढ़ गई और पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जो उन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसे वे त्याग देते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, जिन्हें बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया। और इसी प्रकार शंकर राम नारायण वायसाय कार्यकारिणी की अपने उसको त्याग देते हैं। अब इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसे कहते हैं हंटर आयोग। तो 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन की घोषणा कर देते हैं। और यह जो कमेटी बनती है वह पंजाब, दिल्ली और बॉम्बे में हुई उपद्रवों को जांच के लिए बनाई जाती है, और इस कमेटी को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी में भारत के 3 व्यक्ति शामिल थे। बात कर लेते हैं कौन कौन थे। हरि सिंह इस कमेटी में शामिल होते हैं। कमेटी में हरि सिंह नहीं है, हरिलाल है। हरिलाल इसमें शामिल होते हैं। हरि सिंह तो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। हरिलाल इस कमेटी में शामिल होता है, पहला भारतीय है। दूसरा है जगत नारायण इस कमेटी में भाग लेते हैं। और तीसरे हैं इसमें सुल्तान अहमद होते हैं। मार्च 1920 में प्रस्तुत। अब देखो इसके हम कुछ घटना स्थल, क्या क्या घटना इसमें घटी हैं। तो 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 3 भारतीय होते हैं, हरिलाल, जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। और 29 अक्टूबर 1929 को दिल्ली गवाहों को बुलाया जाता है, दिल्ली बम्बई के गवाहों को बुलाया जाता है। उसके बाद उनकी गवाही सुनी जाती है। गवाही सुनने के बाद नवंबर 1919 में
जो ये हंटर आयोग होता है ये लाहौर पहुंचता है। हंटर आयोग जो होता है वो लाहौर पहुंचता है। लाहौर पहुंचने के बाद अमृतसर में जाता है। अमृतसर में गवाहों की जांच की जाती है और नवंबर 1919 में ही आर डायर को बुलाया जाता है। आर डायर को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन निर्णय ये पहुंचता है कि आर डायर इसमें दोषी नहीं था और आर डायर से प्रश्न किए जाते हैं कि आपने इस नरसंहार को क्यों किया। तो आर डायर कहता है कि मेरी मनोइच्छा थी कि मैं पंजाब में से पूरे आतंक को मिटाना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अगर मैं इन्हें प्यार से तितर-बितर करता तो मेरी इसमें और मेरी सरकार की बेइज्जती होती, इसलिए मैंने इन पर गोली चलाने लिया। और इसमें जो घायल व्यक्ति हुए उसमें मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरी मनोइच्छा नहीं हुई, जिससे 1920 में यह निर्णय लिया जाता है। अंतिम मार्च 1920 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। डायर के कृत्यों की निंदा की जाती है और अपने पद से इस्तीफ़ा देने को निर्देश दिए जाते हैं कि डायर आप अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अब्बास तैयब जी, एम आर जयकर और गांधी जी शामिल होते हैं और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता है। तो ओ डायर को उधम सिंह 1940 में गोली मार देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और 1940 के अंदर ही ओ डायर की मृत्यु की सज़ा में उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया जाता है 1940 में। और 1974 में उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया जाता है। यदि यह वीडियो आपको अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ आंकड़े हैं कितने लोग इसमें मरे। लगभग सरकार के अनुसार इसमें 779 लोग मरे, लेकिन और लगभग 200 लोग इसमें घायल हुए, लेकिन भारतीय सरकार के अनुसार इसमें लगभग 1000 लोग मरे और 2000 लोग से ज़्यादा घायल हुए। ये तो रहा आंकड़ा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए एक ना एक टॉपिक पर डे लाते हैं।